तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे पार्ट 2 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परावर्तन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इससे पिछली बार हमने पार्ट 1 में बात किया था, आज हम बात करेंगे पार्ट 2 में। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। जी हाँ दोस्तों, हमने पार्ट 1 में बात किया था कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, एंड हमने बेसिक जानकारियों को भी समझा था और प्रकाश के परावर्तन के बारे में कुछ ज़्यादा समझा था, ठीक ना। और आज हम बात करेंगे कि अवतल दर्पण में कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में कहाँ प्रतिबिंब बनता है, इसका प्रतिबिंब कैसा होता है, उसका प्रतिबिंब उत्तल दर्पण का कैसा प्रतिबिंब होता है, ठीक है। एंड इसके बाद हम जानेंगे, हम दर्पण सूत्र सिद्ध करना सीखेंगे, आवर्धन, और उसके बाद ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, ठीक ना। आज खत्म हो जाएगा, इसमें हम दर्पण सूत्र आज नहीं बताएंगे, दर्पण सूत्र का एक अलग वीडियो है, ठीक है। तो आज हम इसमें आवर्धन तक इस चैप्टर को यानी प्रकाश के परावर्तन को आज यहीं पे क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमने अवतल दर्पण के बारे में तो समझ लिया था। दोस्तों, अवतल दर्पण कुछ ऐसा होता है। अवतल दर्पण, जी हाँ दोस्तों, ये क्या है, एक अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण है। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसे ध्रुव कहते हैं और इसे फोकस कहते हैं और इसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। एंड इस दोनों के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं और सी से पी के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। एंड आई होप आपको याद होगा, ठीक है। और दोस्तों, हम जैसा कि आपको बताएं, इस तरीके के दर्पण को हम क्या कहते हैं, तो उत्तल दर्पण कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस दर्पण की हम क्या कहते हैं, तो उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आइए आज इसी चीज़ों के बारे में हम समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम अवतल दर्पण के बारे में समझें। अवतल दर्पण के बारे में समझेंगे कि अवतल दर्पण में कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनता है। देखिए दोस्तों, ये क्या है, अवतल दर्पण है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले कि एक चीज हम और आपको बता दें, इससे पहले वीडियो में हमने नहीं बताया था। जी हाँ दोस्तों, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है, इसलिए आपको ये जानना क्या है, जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, अवतल दर्पण के यहाँ पे पिछली ही बार पूछा हुआ था कि अवतल दर्पण के 3 उपयोग लिखे। जी हाँ दोस्तों, अवतल दर्पण के 3 उपयोग लिखे। तो दोस्तों, अवतल दर्पण का बहुत जगह उपयोग होता है, आप जैसा कि देख सकते हैं। देखिए, अवतल दर्पण का सबसे पहला उपयोग जो होता है, गाड़ी के जो हेडलाइट होता है उसमें अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। जी हाँ, गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में, ठीक है। उसके बाद आपको हम बता दें, यह रोगियों की नाक कान जांच में, नाक कान गला जांच में, ठीक ना। दंत जो डेंटिस्ट जो लोग होते हैं, जो दांत को जांचते हैं, यानी दांत को जब हम दांत चिकित्सकों के उपयोग में, दंत चिकित्सकों के उपयोग में, ठीक है। और सर्च लाइट के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं, सर्च लाइट के रूप में, ओके। एंड इसका हम उपयोग सौर ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए भी करते हैं, सौर ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए, सौर ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपका कितना पॉइंट, 1 2 3 4 5, यहाँ दोस्तों 5 उपयोग है। आपसे ज़्यादा नहीं पूछेगा, 3 ही ज़्यादा पूछता है कि अवतल दर्पण के 3 उपयोग लिखे लघुत्तरीय क्वेश्चन पे। वो खुद बता देगा, ऐसा नहीं लिखेगा कि अवतल दर्पण के उपयोग लिखे, आपको वो खुद बताएगा कि अवतल दर्पण के 3 उपयोग लिखे। तो आप यहाँ पे 5 है, आप जितना मन है उतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण के क्या है, उपयोग है। गाड़ी की जो हेडलाइट होती है उसमें क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। रोगियों के नाक कान जांच में किस चीज़ का उपयोग होता है, तो जी हाँ दोस्तों, एक चीज़ और है मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि हजामती के रूप में भी इसका उपयोग होता है। हजामती या मेकअप में
जी हाँ दोस्तों, जहाँ आप दाढ़ी मूंछ बनाने जाते हैं, बाल वगैरह कटवाने जाते हैं, वहाँ किस चीज़ का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ लड़कियाँ मेकअप करवाने जाती हैं वहाँ भी किस चीज़ का उपयोग होता है? तो मैं आपको बता दूं, अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं, यहाँ पे 6 पॉइंट हैं। गाड़ी के हेडलाइट, जो गाड़ी की हेडलाइट होती है वहाँ भी किसका उपयोग होता है? कॉनकेव मिरर का होता है। रोगियों के नाक कान जहाँ जितने भी गला होते हैं, ये मतलब गला मतलब वो जांच करने वाली चीज़ें होती है, उसमें अवतल दर्पण। आप बोलोगे कि इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो अवतल दर्पण है यानी कॉनकेव मिरर, ये बड़ा फिगर बनाता है। क्या बनाता है? बड़ा फिगर बनाता है, जिसके कारण इसका उपयोग होता है। अब आप बताओगे कि बड़ा फिगर क्यों बनाता है, तो भाई बड़ा फिगर बनाएगा तभी तो हमारी जांच अच्छे से हो पाएगी, वह काफ़ी स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो दंत चिकित्सकों के भी उपयोग में, जब हमारा दांत जब हमारा खराब हो जाता है तो दंत चिकित्सक जो उसमें डालते हैं, उससे वो क्या करते हैं, वो अवतल दर्पण के कारण दांत हमारा बड़ा बड़ा दिखाई देता है। ठीक ना, तो उसी के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सर्च लाइट के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो सर्च लाइट होती है उसको भी, उसमें हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण। जी हाँ दोस्तों, ये सौर ऊर्जा जो है, हमारी सौर ऊर्जा आ रही है, उसको एकत्रित यानी उसको एक जगह एकत्र करने का काम कौन करता है? अवतल दर्पण करता है। ओके, हजामती या मेकअप के रूप में। जी हाँ दोस्तों, आप जहाँ जाते हैं मेकअप करवाने, आपको जैसा कि हम बताएं, उसमें भी इसका अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करेंगे उत्तल दर्पण का। जी हाँ दोस्तों, उत्तल दर्पण का उतना खास उपयोग नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग बहुत कम किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, उत्तल दर्पण का उपयोग बहुत कम किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, गाड़ी के साइड मिरर में इसका उपयोग किया जाता है। गाड़ी के साइड मिरर में, किसमें? साइड मिरर में इसका उपयोग होता है। गाड़ी के साइड मिरर में इसका उपयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, गाड़ी का जो ये साइड मिरर होता है, जो आप जब मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उसके बगल में कान टाइप का दो दिया रहता है, दो दिया रहता है कान टाइप का। किधर से लगेगा कि गाड़ी का, उसे हम कान कह सकते हैं। तो वो क्या करता है, वो पीछे वाले फिगर को, बहुत बड़े क्षेत्र को एक जगह एकत्र कर देता है, यानी छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसीलिए इसका उपयोग होता है उत्तल दर्पण का। इससे क्या होता है कि हमें पीछे की चीज़ें काफ़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, दूर दूर की चीज़ें, इसलिए इसका उपयोग होता है गाड़ी के साइड मिरर में। दूसरा, आप दुकानदार, सुनार या दुकानदार, सुनार या दुकानदार, दुकानदारी के रूप में। जी हाँ दोस्तों, उसमें भी देख सकते हैं। सुनार के यहाँ जब आप जाइएगा तो वहाँ पे जो शीशा लगाया रहता है, वह कौन लगाया रहता है? उत्तल दर्पण लगाया रहता है। जी हाँ दोस्तों, जब आप कभी सोना चांदी खरीदने जाइएगा तो गौर कीजिएगा, वह बहुत बड़े, जहाँ भी मतलब सोना, मतलब क्या बता सकते हैं कि दुकान, सोना चांदी का जो दुकान होगा, उस सारे क्षेत्रों को वह एक जगह एकत्र करने का काम करता है उत्तल दर्पण। जी हाँ दोस्तों, उत्तल दर्पण। आप जो दुकानदारी, जब आप मॉल वगैरह, अभी तो मॉल में ऐसा कोई दर्पण नहीं है, लेकिन अब जो कोई दुकानदार, किराना दुकान के पास जाइएगा तो वो एक शीशा लगा के रखता है, वो कुंटा पे लगा देगा, और वह क्या करता है, वह सारे फिगर को, वह सारे चीज़ों को एक जगह एकत्र कर देता है, यानी उसी के रूप में हमारा उत्तल दर्पण का उपयोग भी होता है। जी हाँ दोस्तों, एक होता है बस के। जी हाँ दोस्तों, जब आप बस में जाइएगा और बस के जो 2 मंजिल बस होता है उसके सामने उपयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, एक चीज़ हम लिख सकते हैं, बस के अंदर वाले, बस के अंदर वाले क्षेत्र में और उत्तल दर्पण का ही उपयोग होता है। जी हाँ, आप जब बस के अंदर जाइएगा, खासकर 2 मंजिल वाले जो बस होते हैं, उसमें जब आप जाइएगा तो वहाँ पे क्या करेगा, वो वहाँ पे एक, बस के सामने एक रहता है, बस के सामने नहीं, बस के पीछे वहाँ पे एक उत्तल दर्पण रहता है, जो कि सारे फिगर को एकत्र करने का काम करता है। क्या? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो यहाँ पे हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग जान लिए। अब हम जानते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। यहाँ दोस्तों, तो आइए हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, ये क्या है भाई, तो ये है एक अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। यहाँ से मुख्य अक्ष खींचिए। जी हाँ दोस्तों, ये क्या है? मुख्य अक्ष है। ठीक है ना, मुख्य अक्ष है, जैसा कि मैंने बताया, ये ध्रुव है यानी पोल, यानी ये क्या है? फोकस, और ये क्या है? वक्रता के। यहाँ दोस्तों, अब बात करेंगे इसमें प्रतिबिंब बनेगा कहाँ कहाँ। यहाँ दोस्तों, सबसे पहले आप इतना समझ लीजिए, प्रतिबिंब बनने से पहले, कि आप जब निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे तो इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। बोलो हाँ या ना? इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा, और इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा। यहाँ दोस्तों, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। ओके, इतना बात समझ में आया।
तो एक चीज बताना, इसको कहते हैं ओरिजिन यानी मूल बिंदु। तो इसके इधर जो रहेगा वो क्या कहलाता है, प्लस में कहलाता है, यानी x क्या कहलाता है, प्लस में कहलाता है। इसके ऊपर जो होगा वो प्लस में कहलाएगा, बोलो है। इधर जो होगा वो माइनस में कहलाएगा, और जो नीचे होगा वो भी माइनस में कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी करना है। अवतल दर्पण में क्या करना है, आपको एक अवतल दर्पण यहाँ पे खींच लेना है। क्या कर देना है, खींच लेना है। और जहाँ पे O है मान लीजिए वहाँ पे पोल है। क्या है, पोल है। तो अवतल दर्पण के ऊपर जो इमेज बनेगा, जो अवतल दर्पण के ऊपर जो इमेज बनेगा, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी यानी वस्तु की ऊंचाई होगी वो पॉजिटिव होगी। क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यानी अवतल दर्पण के ऊपर जो वस्तु की ऊंचाई होगी वो पॉजिटिव होगी, और जो कि प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी वो नीचे की तरफ वो क्या होगी, निगेटिव होगी। बोलो है ना। जब वस्तु अवतल दर्पण के इधर हो तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जी हाँ दोस्तों, वस्तु कभी भी दर्पण अवतल हो या उत्तल क्या होगा, निगेटिव ही रहता है। क्या होता है, निगेटिव ही रहता है। चाहे वस्तु क्या मतलब दर्पण जो है अवतल रहे या उत्तल दर्पण रहे, वस्तु क्या होगा, निगेटिव होगा। क्योंकि वस्तु हमेशा क्या रहता है, वहाँ बाईं ओर ही रहता है। और जहाँ बाईं ओर मैं आपको बताया वो क्या होती है, निगेटिव होती है। क्या होती है, निगेटिव होती है। तो वस्तु हमेशा कहाँ रहता है, बाईं ओर, इसलिए वस्तु हमेशा निगेटिव रखेगा। ये बात आप अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। अब देखिए, प्रतिबिंब नीचे की तरफ जो होगी वो भी निगेटिव में होगी। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, निगेटिव होगी। और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब अगर इधर रहता है तो वह निगेटिव, अगर प्रतिबिंब उधर बनता है तो पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आती है। इसे हम कहते हैं चिन्ह परिपाटी। इसे हम कहते हैं चिन्ह परिपाटी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बात करें तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। आइए इसको जानते हैं। देखिए, अवतल दर्पण में, कहाँ, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में वस्तु की जो दूरी होगी, वस्तु हमेशा वो निगेटिव होगी। ठीक है, अवतल दर्पण की मैं बात कर रहा हूँ। जो फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी, जी हाँ दोस्तों, फोकस दूरी आप देख सकते हैं। जो फोकस दूरी यहाँ पे जो फोकस है ये भी क्या होगी, निगेटिव होगी। बोलो क्यों, क्योंकि हम मान लीजिए P हमारा ओरिजिन है यानी मूल बिंदु है, तो ये क्या है, दर्पण के बाईं ओर है, इसलिए क्या होगा, निगेटिव होगा। और जो जैसा कि हमने निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा है कि जो बाईं ओर होता है वो निगेटिव होता है। बोलो हाँ या ना। अब देखो, जो वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या भी होगी, वक्रता त्रिज्या वो भी क्या होगी, निगेटिव होगी। क्या होगी, निगेटिव होगी। और जो हमारा वस्तु दूरी है वो तो हमारा क्या होगा, वो हमारा निगेटिव होगा ही होगा। और उसके बाद प्रतिबिंब दूरी, जी हाँ दोस्तों, प्रतिबिंब दूरी हमारा पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा। जी हाँ दोस्तों, आइए कैसे ये जान लेते हैं। और सबसे पहले प्रतिबिंब अगर यहाँ नीचे की तरफ बनेगा तो वो क्या होगा, निगेटिव। अगर प्रतिबिंब ऊपर की तरफ बनेगा तो पॉजिटिव। इसे कहते हैं प्रतिबिंब की क्या, ऊंचाई। ठीक ना। तो आइए इससे इसका प्रतिबिंब बनता कहाँ का है पहले वो जानते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कि मान लो सबसे पहले वस्तु कहाँ है, अनंत पे है। वस्तु कहाँ है, अनंत पे है। मान लो ये वस्तु है और ये कहाँ है, अनंत पे है। कहाँ पर है मेरे भाई, ये वस्तु अनंत पे है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए दोस्तों, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरणों का होना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, 2 किरणों का होना अनिवार्य है। देखिए, एक चीज और मैं बता देता हूँ इससे पहले कि मान लो अगर किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वह किरण फोकस की दिशा में जाएगी। अगर वह किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, इसके समानांतर आ रही है तो वह फोकस की दिशा में जाएगी। अगर वह फोकस पे आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। बोलो हाँ ना। आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर समांतर आएगी तो फोकस से होके जाएगी, और फोकस से आएगी तो समांतर होके जाएगी। समांतर आएगी फोकस जाएगी, समांतर आएगी फोकस जाएगी, फोकस आएगी समांतर जाएगी। इतना समझ सकते हैं। उसके बाद अगर वह वक्रता केंद्र से आएगी तो वह वक्रता केंद्र से ही चली जाएगी। मान लो कि कोई किरण वक्रता केंद्र से आ रही है तो वह किरण वापस लौटकर वक्रता केंद्र से ही लौट के चली जाएगी। इतना बात समझ में आता है। तो भाई इतना ही बात समझ में आता है तो चलिए हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि हमने कहा कि मान लो ये क्या है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये हमारा ध्रुव है, ठीक है। अब हमने कहा कि वस्तु कहाँ है, अनंत पर है, वस्तु कहाँ है मेरे भाई, अनंत है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो भाई एक किरण क्या करो, कभी मैंने क्या बताया कि कम से कम 2 किरणों का होना अनिवार्य है। तो आप क्या करो, यहाँ पर एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर लाओ, क्या लाओ, अनंत से एक वस्तु आ रही है जिसका किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रहा है, तो वह लौट के कहाँ जाएगी, फोकस की दिशा में जाएगी, बोलो हाँ या ना। वह लौट के कहाँ जाएगी, फोकस की दिशा में जाएगी, बोलो है ना। मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आएगी तो वह कहाँ जाएगी, फोकस की दिशा में जाएगी। मैंने आपको इतना बताया, बोलो हाँ या ना। मैंने आपको इतना बताया, इतना बात समझ में आपको आया या नहीं आया। अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे, एक नीचे से भी किरण जाएगी, बोलो हाँ या ना, तो यह मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, तो ये भी कहाँ जाएगी, ये भी फोकस की दिशा में चली जाएगी, बोलो हाँ या ना। इतना बात समझ में आ रहा है, फोकस की दिशा में चली जाएगी। बताओ इतना बात समझ में आ रहा है या नहीं। मैंने क्या कहा कि कम से कम प्रतिबिंब बनने के लिए 2 किरणों का होना अनिवार्य है। मान लो कि कोई वस्तु अनंत पे रखी गई है, इनफाइनाइट पे रखी गई है, तो वो उसका किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगा और वह फोकस की दिशा में लौट जाएगा। इतना बात समझ में आता है। और वही नीचे से कोई किरण आ रहा है मुख्य अक्ष के समानांतर, वो भी फोकस की दिशा में जाएगा। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, इसका बना प्रतिबिंब फोकस पर। कहाँ बना, फोकस पे बना। और कैसा बना, बहुत ही छोटा बना, यानी बिंदु के आकार का। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यह प्रतिबिंब कैसा बना, तो सबसे पहले यह प्रतिबिंब वास्तविक बना। जी हाँ दोस्तों, अवतल दर्पण में मात्र एक ही प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, बाकी बात सब वास्तविक एंड उल्टा बनता है। जी हाँ दोस्तों, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। ये प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक और उल्टा बना। किस आकार का बना, तो बिंदु साइज का बना, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का। जी हाँ दोस्तों, बिंदु के आकार का। और मैं आपको बता दूं कहाँ बना, तो भाई फोकस पर बना। कहाँ बना, फोकस पर बना। जब तो सारे प्रतिबिंब को लिखाने के बाद मैं ये भी लिखा दूंगा कि कौन प्रतिबिंब कहाँ, जब वस्तु कहाँ रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हमने एक चीज तो समझ लिया कि अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब है वह कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है, ठीक ना। हमने इसको फिगर के माध्यम से, लेकिन इसके बाद में लिखवा भी दूंगा, ठीक ना। अब देखिए ये फिगर हो गया। अब देखिए एक प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एक प्रतिबिंब हमारा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में भी बनेगा, बोलो हाँ ना। अनंत और वक्रता केंद्र के भी बीच में बनेगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर टोटल कितने फिगर बनेंगे, टोटल 6 फिगर बनेंगे। यहाँ तो टोटल 6 फिगर। जब वस्तु अनंत पे हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो, जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित हो। यानी कुल मिला के कितने हैं, 6 फिगर है। बताओ है ना, 6 कंडीशन होंगे अवतल दर्पण में फिगर बनने के लिए, यानी इमेज बनने के लिए, प्रतिबिंब बनने के लिए 6 कंडीशन होंगी। 1 2 3 4 5 यानी 6। एक हमारा कहाँ होगा, P ऑफ F के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच, एक फोकस पर और एक फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, और एक वक्रता केंद्र पर, एक वक्रता केंद्र और इंफिनिटी के बीच, और एक क्या होंगे, इंफिनिटी पर। यानी टोटल 6 इमेज हमारे बनेंगे, ठीक है। तो जिसमें हमने पहला समझ लिया है अनंत। अनंत अगर प्रतिबिंब, अगर अनंत कोई वस्तु, अगर कोई वस्तु अनंत पे रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और वास्तविक और उल्टा बनता है। यह बिंदु के आकार का होता है और यहाँ कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। अब हम जानेंगे किसका, अब 5 नंबर वाले का जानेंगे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। यह वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। मान लो ये क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है।
मुख्य अक्ष के समानांतर मुख्य अक्ष है, ठीक है ना, इसको फोकस बोलेंगे और इसको बोलेंगे सी। अब हमने क्या बोला कि जब वस्तु कहाँ होगी, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, ठीक है, इतना बात समझ में आता है तो बोलो हाँ। अब देखो, अब यहाँ मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण आ रही है और ये कहाँ जाएगी, फोकस की दिशा में लौट जाएगी, बोलो हाँ या ना, इतना बात समझ में आया, ठीक है। अब कहोगे हाँ इतना बात तो समझ में आता है। अब क्या करोगे, जब यह समानांतर आया तो यहाँ क्या चला गया, फोकस पे चला गया, ठीक ना। जब यह समानांतर आया तो फोकस पे चला गया और हमने कहा प्रतिबिंब बनने के लिए दो कंडीशन है, तो हमने एक समानांतर आके फोकस पे ला दिया और एक हम कहाँ लाएंगे, एक हम लाएंगे वक्रता केंद्र पर। कहाँ लाएंगे मेरे भाई, वक्रता केंद्र पर। मान लो वक्रता केंद्र हम थोड़ा इधर ही बनाते हैं, ये मान लो वक्रता केंद्र, ठीक है ना। तो एक वक्रता केंद्र पर लाएंगे तो यह लौट के कहाँ जाएगी, वापस उसी दिशा में लौट जाएगी, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता रखा है कि जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वापस उसी दिशा में गुजर जाती है, ठीक है ना। तो अब देखो, अब क्या हम देखेंगे, एक समानांतर होकर मुख्य फोकस की ओर चला गया और एक वक्रता केंद्र से आया और मुख्य फोकस से चला गया, इतना बात समझ आ रहा है। अब यहाँ जो इंटरसेक्ट किया, जहाँ इंटरसेक्शन किया वही क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। देखो मेरे भाई यहाँ पे क्या बना, प्रतिबिंब बना, यहाँ पे क्या बना, प्रतिबिंब बना। मान लो ये कोई वस्तु है ए बी, ये क्या है ए बी, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बना, बी डैश ए डैश बना, यहाँ दोस्तों बी डैश ए डैश बना, यहाँ दोस्तों बी डैश ए डैश बना। तो यहाँ से इसका प्रतिबिंब कैसा बना, तो मैं आपको बता दूं वास्तविक बना। कैसा बना मेरे भाई, वास्तविक। एक चीज आप ये भी याद रखना कि अगर कोई दर्पण के सामने बनता है प्रतिबिंब, यह दर्पण के किधर है, बाईं ओर है, तो वह वास्तविक होता है। जी हाँ दोस्तों, मान लो ये दर्पण है और यह दर्पण है, तो इधर जो प्रतिबिंब बनेगा ये कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। जिधर वस्तु है अगर उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है तो वह वास्तविक प्रतिबिंब होगा, अगर वह दर्पण के उस पार बनेगा यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ दोस्तों वास्तविक और काल्पनिक, यहाँ दोस्तों वास्तविक और काल्पनिक, यानी दर्पण के जो सामने होगा वो वास्तविक और जो दर्पण के उस पार होगा काल्पनिक। तो यह कैसा प्रतिबिंब बना, वास्तविक बना। और कैसा बना, तो मेरे भाई उल्टा बना। कैसा बना, उल्टा बना। देखो उल्टा बना ए बी और ए बी जैसे, ठीक है ना। और यह कैसा बना, तो मेरे भाई बहुत छोटा बना, छोटा बना, बोलो हाँ ना, छोटा बना में जितना बड़का वस्तु है उतना बड़ा फिगर तो नहीं बना, बोलो हाँ ना। अब देखो ये कहाँ बना, तो सी और एफ के बीच में बना, सी और एफ के बीच बना, ठीक है, सी और एफ के बीच में बना। तो एक चीज हम यहाँ कह सकते हैं कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र पर होगी तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा मेरे भाई, सी और एफ के बीच में बनेगा, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। इतना बात आपको समझ में आता है तो बोलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम चलेंगे 3 नंबर कंडीशन पे। कहाँ, 3 नंबर कंडीशन पे चलेंगे। 3 नंबर कंडीशन पे 2 कंडीशन को हमने क्या कर लिया, बेड़ा पार कर लिया। अब हम तीसरा कंडीशन क्या बनाएंगे, मान लो ये क्या है, एक अवतल दर्पण है। क्या है मेरे भाई, एक अवतल दर्पण है। यहाँ पर मुख्य अक्ष है, इसे कहते हैं ध्रुव, इसे कहते हैं फोकस और इसे कहते हैं वक्रता केंद्र। जी हाँ दोस्तों, इसे कहते हैं वक्रता केंद्र। मान लो अब कहाँ वस्तु होगी, वक्रता केंद्र पर होगी। कहाँ होगी, वक्रता केंद्र पे होगी। तब इसका फिगर कहाँ बनेगा, तो मैं क्या बताया कि सबसे पहले कि तो कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो वह फोकस की दिशा में लौट जाएगी, बोलो हाँ या ना। अब कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो फोकस में चले जाएगी। अब एक चीज और, जब फोकस से आएगी, फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी, बोलो हाँ ना। इतना बात समझ में आता है ना। तो ये कहाँ से इंटरसेक्ट किया, यहाँ इंटरसेक्ट किया, यानी बोले तो यहाँ पर, यानी इसी के, ठीक इसी के आकार का बन गया, बोलो हाँ ना। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रहेगी, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे रहेगी तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा मेरे भाई, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और हम कह सकते हैं कि यह प्रतिबिंब कैसा है, तो भाई यह दर्पण के इसी बार है, यानी वास्तविक है। और कैसा है मेरे भाई, उल्टा, वास्तविक और
उल्टा प्रतिबिंब है और कहाँ है मेरे भाई, वक्रता केंद्र पर है। कहाँ है, वक्रता केंद्र पर है। यानी हम कह सकते हैं जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और कैसा बनेगा मेरे भाई, वास्तविक और उल्टा बनेगा। और किस आकार का बनेगा, तो सेम साइज यानी समान आकार का, समान आकार का। बोलो हाँ या ना, इतना बात समझ में आता है या नहीं। ठीक है, अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़ते हैं आइए जानते हैं। देखिए अब हम यहाँ पर वक्रता केंद्र भी कर लिए, यानी 3 कंडीशन पूरा कर लिए। अब चौथे कंडीशन में हम एंट्री मार रहे हैं। देखिए चौथा कंडीशन में कहा है कि मान लो क्या है, ये एक अवतल दर्पण है। ठीक है, ये क्या है, एक अवतल दर्पण है। और यहाँ पे क्या है, मुख्य अक्ष है। इसे कहते हैं P और इसे कहते हैं F और इसे कहते हैं C। अब हमने वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखा। अब वस्तु कहाँ होगी, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित होगी। तब कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होगी और यह फोकस की दिशा में लौट जाएगी। बताओ इतना बात समझ में आता है या नहीं। आप बोलोगे मेरे भाई आपको हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यह दर्पण को थोड़ा और बड़ा कर दो। ठीक है ना, दर्पण को और बड़ा कर दो। तो मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आए तो वह कहाँ चली गई, फोकस की दिशा में चली गई। ठीक है ना, फोकस की दिशा में चली गई। मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण है तो वह फोकस की दिशा में चली गई। अब वस्तु वक्रता केंद्र से कोई किरण गुजरेगी। मान लो कोई किरण, सीधा तो बन नहीं पा रहा है फिर भी, हाँ, जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होके गुजरेगी तो वह वक्रता केंद्र पर ही क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। बोलो इतना बात समझ में आता है या नहीं। इस फिगर को थोड़ा और बढ़िया से बनाते हैं। मान लो ये एक अवतल दर्पण है। ओके, इसे कहते हैं ध्रुव, इसे कहते हैं फोकस और इसे कहते हैं वक्रता केंद्र। वस्तु कहाँ है, C और F के बीच में। वस्तु को थोड़ा हम इधर ही ले जाते हैं। ठीक है, तो एक मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो फोकस की दिशा में लौट जाएगी और एक वस्तु वक्रता केंद्र से होकर कहाँ मेरे भाई, तो वक्रता केंद्र पर ही क्या होगी, लौट जाएगी। बोलो इतना बात समझ में आता है या नहीं। इतना बात समझ में आता है नहीं। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइन टेढ़ा हो रहा है, लेकिन जब आप कॉपी में बनाओगे तो सीधा गुजरेगा। ठीक है, सीधा गुजरेगा। ठीक है, इतना बात समझ में आता है। तब इसका फिगर कहाँ बनेगा मेरे भाई, तब इसका फिगर कहाँ बनेगा, इसका फिगर बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। यह दोस्तों अगर वस्तु कहाँ होगी, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित होगी तब इसका प्रतिबिंब अनंत और कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र के बीच स्थित बनेगा। और यह कैसा बनेगा तो मेरे भाई वास्तविक और उल्टा बनेगा। वास्तविक और उल्टा बनेगा। और देखो यहाँ प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा। और यह कहाँ बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। इतना बात समझ में आ रहा है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे भाई हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मार्कर स्लो चल रहा है। अब मान लो कि ये एक अवतल दर्पण है। ठीक है, अब ये क्या है, मुख्य अक्ष है। इसे कहेंगे ध्रुव और इसे कहेंगे फोकस और इसे कहेंगे वक्रता केंद्र। बताओ इतना बात समझ में आ रहा है। अब हमने एक वस्तु को C और F के बीच में रखा। अब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, F पर रखेंगे। तो F पर रखेंगे तो सबसे पहले वस्तु कहाँ होगी, तो वस्तु एक मुख्य अक्ष के समानांतर होगी और वह फोकस की दिशा से होके गुजर जाएगी। बताओ इतना बात समझ में आ रहा है। अब क्या होगा, एक किरण जो होगी वह वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी। जब वस्तु फोकस पर होगी तो मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण जाएगी तो वह फोकस की दिशा में लौट जाएगी। कहाँ लौट जाएगी, फोकस की दिशा में लौट जाएगी। और जब वस्तु फोकस पर होगी तो एक किरण से जाएगी एक वक्रता केंद्र से, तो वह वक्रता केंद्र पर ही लौट जाएगी। तब यह फिगर कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तब यहाँ पता चलता है कि कहीं जाके यह अनंत पे मिलेगा।
तो यह किरण कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, यानी यह प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे जानेगा। जब फोकस पर कोई प्रतिबिंब हो, जब फोकस पे कोई वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, और जब अनंत पे जो कोई वस्तु रखा हो तो वह फोकस पे बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि यह प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा। प्रतिबिंब तो इधर ही बनेगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और क्या बनेगा मेरे भाई, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना, अनंत पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये आपके बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए एक फिगर और है अवतल दर्पण में, एक फिगर और है, फिर इसके बाद अवतल दर्पण का सारा प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मान लो कि ये एक अवतल दर्पण है, ठीक है, ये क्या है, एक अवतल दर्पण है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है, इसको ध्रुव बोलेंगे, इसको फोकस बोलेंगे, और इसको वक्रता केंद्र बोलेंगे। तो मान लो अब फोकस पे हो गया, अब कोई वस्तु कहाँ रखी गई है, फोकस और कहाँ रखी गई, फोकस और ध्रुव के बीच में रखी गई है। तो पहला किरण जो होगा, वस्तु को और बड़ा बनाते हैं, हाँ वस्तु है, ठीक है। अब पहला किरण जो होगा मुख्य अक्ष के समानांतर, वह फोकस से होकर गुजरेगा, और एक किरण जो होगा, एक किरण वह वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा। बोलो हाँ ना, वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा। अब देखो ये पता चल रहा है कि इधर कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा। बताओ, ये तो और चौड़ा ही होते जा रहा है, ये जो है इधर होते जा रहा है और ये इधर होते जा रहा है। तब हमें कहीं पता चलता है कि यहाँ आगे की ओर नहीं क्या मिलेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यह आगे की ओर इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तब हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं यहाँ जाके यह इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्शन करेगा, ठीक है। तब हमें पता चलता है कि यह एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, और मिलता हुआ यह प्रतीत होगा, और यह प्रतिबिंब वस्तु से क्या होगा, बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। कहाँ बनेगा मेरे भाई, वस्तु से बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा, और यह आभासी प्रतिबिंब होगा। तो हम कह सकते हैं आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। बोलो इतना बात समझ में आता है नहीं, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, और यह कहना बनेगा वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, और यह दर्पण के पीछे बनेगा, यह दर्पण के पीछे बनेगा। इतना बात समझ में आता है या नहीं। यानी इस तरीके से अवतल दर्पण में जितना प्रतिबिंब बन रहा था उन सारे प्रतिबिंब को हमने बना लिया, और ये वाला प्रतिबिंब आपके लिए MBVI है। जी हाँ दोस्तों, ये इस क्वेश्चन से हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही है कि अवतल दर्पण में ऐसा किस जगह प्रतिबिंब होगा जो उसका काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। जी हाँ दोस्तों, तो वस्तु जब ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, जब होगा तब उसका प्रतिबिंब काल्पनिक और आभासी, यानी अकाल्पनिक को हम आभासी भी बोलते हैं, यानी आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। इतना बात समझ में आ रहा है, तो बोलो हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से हमने ऑल इमेज इन कॉनकेव मिरर को कंप्लीट किया। अब हम इसके कुछ लिख लेते हैं कि कौन वस्तु कहाँ था तो कहाँ प्रतिबिंब बना, ठीक है ना। इस तरीके से हम पूरे अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखो, सबसे पहले मान लो कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, ये आपका क्या हो गया, हेडिंग हो गया, ये आपका हेडिंग हो गया। अवतल दर्पण में क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया, ठीक है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हो गया। तो पहला, जब वस्तु की स्थिति, पहले लिखेंगे वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, इतना बात आप लिख लिए, इतना बात लिख लिए, वस्तु की स्थिति। फिर उसके बाद लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। फिर उसके बाद लिखेंगे प्रतिबिंब का
बिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, और उसके बाद हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार और इसकी प्रकृति को भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? प्रतिबिंब की प्रकृति के भी लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम इसे जान लेते हैं। सबसे पहले जब वस्तु अनंत पे हो, अनंत पे हो, फिर उसके बाद अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, फिर जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, कहाँ हो? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, फिर उसके बाद वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, कहाँ हो? फोकस के बीच हो, और जब वस्तु फोकस के बीच हो, जब वस्तु फोकस पर हो, फिर उसके बाद फोकस और ध्रुव के बीच हो, कहाँ हो मेरे भाई? ध्रुव के बीच हो। आपके भी दिमाग में एक चीज गुजरा होता है कि वस्तु ध्रुव पे नहीं हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, वस्तु ध्रुव पे नहीं हो सकती। वस्तु ध्रुव पे होगी तो वस्तु कैसे ध्रुव पे हो सकती है? यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे पोल है तो यहाँ पे वस्तु पोल पे हो सकती है? नहीं हो सकती है, वो जस्ट दर्पण के आगे ही होगी ना, है ना। तो फोकस और ध्रुव के बीच, तब इसका प्रतिबिंब का स्थिति अनंत में होगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। बोलो हाय ना। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होगा तब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब आपको फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। फोकस के बीच अनंत और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। बोलो हाँ ना, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जब वस्तु होगा तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा मेरे भाई? तब इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, और अनंत के बीच बनेगा। जब वस्तु फोकस पे हो तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। जब वस्तु फोकस और ध्रुव पे हो तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तब इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। बोलो हाँ ना, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। अब देखो प्रतिबिंब का आकार, जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस बनेगा और यह बिंदु के आकार का बनेगा, बिंदु आकार का, ठीक ना, बिंदु आकार का, ठीक है ना। इतना बात समझ में आता है। जब वस्तु वक्रता मतलब इसका प्रतिबिंब जब वक्रता केंद्र और फोकस पे बनेगा तब इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? छोटा प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ वस्तु से छोटा होना बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो मेरे भाई वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो मैं आपको बता दूं, इसका प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत जब प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र और अनंत पे हो तब इसका जो इमेज साइज होगा, मैंने यहाँ पे वक्रता केंद्र नहीं लिख दिया है, समान आकार, यहाँ पे आकार में लिखना है भाई, समान आकार का बनेगा। यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? समान आकार का, समान आकार का बनेगा, समान आकार का बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत मतलब जो होगा तो उसका आकार कैसा होगा? तो भाई वस्तु से बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। वस्तु से क्या बनेगा? बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। फिर उसके बाद दर्पण के पीछे, जी हाँ दोस्तों, जब वस्तु अनंत में हो तब यह बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है ना, लार्ज डेफिनेट, बहुत बड़ा बनेगा, लार्ज मैग्नीफाइड, ठीक है। फिर उसके बाद दर्पण के पीछे तब यह कैसा बनेगा? तब यह भी वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा मेरे भाई? वस्तु से बड़ा बनेगा। अब देखो, अब इसकी प्रकृति कैसी होगी? तो अब जब यह वस्तु मतलब प्रतिबिंब फोकस पे होगा तब यह वास्तविक और उल्टा होगा। कैसा होगा मेरे भाई? तब यह वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। जब वस्तु जो होगा, जब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र फोकस पे होगा तब वास्तविक और उल्टा ही होगा, वास्तविक उल्टा होगा। जब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर होगा तब भी वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक उल्टा होगा। जब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत पे होगा फिर भी वस्तु प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा? तो मेरे भाई वह बनेगा वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा ही बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा।
फिर उसके बाद जब प्रतिबिंब अनंत पर हो तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। और जब जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा तब कैसा बनेगा मेरे भाई, तब काल्पनिक, काल्पनिक और सीधा बनेगा, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। इतना बात समझ में आता है या नहीं, बताओ मेरे भाई, इतना बात समझ में आता है या नहीं? इतना बात समझ में आया कि जब जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे रहे तब काल्पनिक और सीधा बनेगा। यह वाला जो है आपका बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम घुसेंगे उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में ज़्यादा कुछ नहीं, बस दो प्रतिबिंब हैं। दो प्रतिबिंब बनने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा प्रतिबिंब का जो सवाल था वो सब क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। फिर उसके बाद हम थोड़ा मोड़ा नोमेरिकल करेंगे, फिर उसके बाद यह चैप्टर क्लोज हो जाएगा। अब देखो मेरे भाई, अब देखो सबसे पहली बात, उत्तल दर्पण। मान लो ये क्या है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में कॉन्वेक्स मिरर में बाहरी सतह, परावर्तक सतह क्या रहता है, उभरा हुआ रहता है। तो देखो इसको कहेंगे सबसे पहले ध्रुव, और इसको कहेंगे फोकस, और इसको कहेंगे वक्रता केंद्र। जी हाँ दोस्तों, वस्तु मैंने बताया अवतल हो या उत्तल दर्पण, अवतल हो या उत्तल दर्पण, वहाँ वस्तु दूरी जो होगी, वस्तु दूरी जो होगी वह हमेशा क्या होगी, निगेटिव होगी, और वह हमेशा बाईं ओर होगी। तो उत्तल दर्पण में, कहाँ मेरे भाई, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में वस्तु कहाँ रहती है, मान लो एक जगह, एक ध्रुव और अनंत के बीच में, एक ध्रुव और अनंत के बीच में, और एक अनंत के बीच में। इतना बात समझ में आता है। एक वस्तु कहाँ होगी, ध्रुव और अनंत के बीच में, और एक वस्तु कहाँ होगी, ध्रुव यानी अनंत पे होगी, ठीक है ना। इतना बात समझ में आता है तो बोलो हम आगे बढ़ रहे हैं। मान लो सबसे पहले कहाँ होगी, सबसे पहले मान लो कि ये उत्तल दर्पण को मिटाते हैं और एक फिर से उत्तल दर्पण बनाते हैं नया वाला, ठीक है। ये मान लो उत्तल दर्पण है, कहाँ है मेरे भाई, ये मान लो उत्तल दर्पण है, और इसे कहेंगे ध्रुव, और इसे कहेंगे फोकस, और इसे कहेंगे वक्रता केंद्र। तो सबसे पहले मान लो कि कोई वस्तु अनंत पर है, कहाँ है मेरे भाई, कोई वस्तु अनंत पर है, कहाँ है, अनंत पर है। तो यह समांतर आएगी, ठीक है। तो यह क्या होगी, मुख्य फोकस पे जाएगी, बोलो है ना। तो यह जाएगी नहीं, यह यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और यह मिलती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। अब देखो फिर नीचे से जाएगी समांतर किरण, और फिर ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी और यह मिलती हुई प्रतीत होगी, यानी हमें लगेगा कि यह दर्पण कहीं आगे जाके मिलेगा, ठीक ना, ये हमें प्रतीत होगा। तो यह प्रतिबिंब डॉटेड लाइन, यानी डॉटेड लाइन को हम क्या दर्शा रहे हैं, यानी यह मिलती हुई प्रतीत होगी, वह इंटरसेक्ट करेगी। तब यह प्रतिबिंब कैसे बनेगी, काल्पनिक, काल्पनिक और सीधा बनेगी, काल्पनिक और सीधा। और यह कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, फोकस पर बनेगी, और कहाँ बनेगी, फोकस पर। और उसके बाद यह कैसा बनेगी, तो बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का बनेगा, बिंदु के आकार का। बताओ इतना बात समझ में आ रहा है या नहीं, इतना बात समझ में आ रहा है कि यह बिंदु के आकार का बनेगा। और सबसे बड़ी बात कि उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा बनता है मेरे भाई, उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इतना बात समझ में, प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में केवल P और F के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, बीच रखी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है। और समतल दर्पण में भी हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है भाई, समतल दर्पण। जब आप जो आईना में देखने जाते हो तो वह आप दर्पण के सामने रहते हो मेरे भाई, उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है।
वह आईना के अंदर बनता है। समतल दर्पण में भी हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। बताओ या नहीं? काल्पनिक प्रतिबिंब, समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। देखो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैं आपको लिखवा दिया, ठीक ना। तो यहाँ पे 3, समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में भी हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, एंड अवतल दर्पण में बस एक जगह P और F के बीच रखे वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ दोस्तों एक चीज और बता दूं आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है मेरे भाई वो अनंत होती है। कहाँ होती है? अनंत होती है। इतना बात समझ में आ रहा है तो बताओ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ दोस्तों हमने उत्तल दर्पण में बस एक जगह और पढ़ना है और उसके बाद यह उत्तल दर्पण का भी क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। मान लो कि यह एक क्या है? उत्तल दर्पण है। क्या है? एक उत्तल दर्पण है और यह मुख्य अक्ष है। अब देखो, अब कोई वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच रखी हुई है, ठीक ना, और ये मान लो वक्रता केंद्र है। तब ये एक वस्तु आएगी समांतर और वह रिफ्लेक्ट होके फोकस पे हो जाए, ठीक है। हाँ, इतना बात समझ में आया? बोलो हाँ आया। अब आप क्या करोगे? अब आप एक चीज और करोगे, एक किरण वक्रता केंद्र पर ले जाओगे। कहाँ ले जाओगे? वक्रता केंद्र पर ले जाओगे। अब देखो मेरे भाई, अब देखो, जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच होगी तब उसका प्रतिबिंब एक समांतर आएगी तो वह फोकस पे प्रतीत होगी यानी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और एक वक्रता केंद्र पर आएगी तो वह रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तब इसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा? यह काल्पनिक और सीधा बनेगा, क्योंकि यह दर्पण के पीछे बनता है। काल्पनिक और सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। और कैसा बनेगा? यह P और F के बीच में बनेगा, P और F के बीच बनेगा, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आता है। दो कंडीशन होते हैं, एक अनंत पर रखी वस्तु और एक अनंत और ध्रुव के बीच रखी वस्तु। दो ही जगह वस्तु बनते हैं, ठीक है, एक अनंत पे और एक अनंत और ध्रुव पे। अनंत पे रखी वस्तु काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, फोकस पर बनता है, बिंदु के आकार का बनता है। अनंत और ध्रुव पे रखी वस्तु का बीच जो बनता है प्रतिबिंब वह फोकस और ध्रुव के बीच बनता है, और यहाँ काल्पनिक और सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। इतना बात आपको समझ में आता है। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब थे वो क्या हो गए? अब खत्म हो गए। क्या हो गए? अब खत्म हो गए। अब आपको पढ़ना है आवर्धन। यहाँ दोस्तों अब आपको पढ़ना है आवर्धन। आवर्धन किसे कहते हैं मेरे भाई? आवर्धन किसे कहते हैं? आवर्धन, यह दोस्तों आवर्धन। तो आवर्धन जो है वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। हम लिख सकते हैं वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ दोस्तों प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या कहते हैं? अनुपात को प्रतिबिंब नहीं कहते। वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है तो बताओ। आवर्धन को हम m से डिनोट करते हैं और इसका सूत्र -v/u होता है, और एक होता है h1/ho, यानी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक ना। यहाँ पे o नहीं लिखेंगे, बस h1/h, ठीक है ना। इसका दो फॉर्मूला होता है, एक -v/u, यहाँ पे v जो है प्रतिबिंब दूरी है, ठीक ना, प्रतिबिंब दूरी है, और u जो है वह वस्तु दूरी है, ठीक ना। और h1 जो है हाइट ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, h1 वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ वस्तु की ऊंचाई, ठीक है, और यह प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है। प्रतिबिंब
प्रतिबिंब की ऊंचाई। इतना बात समझ में आता है या नहीं? अब देखो एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इसमें यानी प्रकाश के परावर्तन में जब आप न्यूमेरिकल जब बनाओगे तब वहाँ प्रतिबिंब दूरी जो होगी, प्रतिबिंब दूरी, उसको आप v से डिनोट करोगे, वस्तु दूरी को आप u से डिनोट करोगे, फोकस दूरी को आप f से डिनोट करोगे, वक्रता त्रिज्या को r से डिनोट करोगे, वक्रता त्रिज्या को r से डिनोट करोगे। और इस तरीके से अब मैंने वो बता दिया है कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा तो वहाँ कब माइनस लगेगा कब प्लस लगेगा, ठीक है, इतना आप जान गए हैं। अब देखिए हमने आवर्धन भी जान लिया। अब हम इतना जानने के बाद अब न्यूमेरिकल 4-5 बनाएंगे और उसके बाद यह चैप्टर पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए न्यूमेरिकल पहले 2-4 जान लेते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। मान लो कि इसमें से हम कोई सा भी प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो हम क्वेश्चन लिख दे या क्वेश्चन आप देख लोगे भारतीय बोर्ड में से, नहीं मैं क्वेश्चन लिख ही देता हूँ, सिंपल रहेगा, है कि नहीं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है? तो भाई 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। कहाँ रखी गई है भाई? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यार दोस्तों प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो मेरे भाई यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हो तो सबसे पहले ये जान लेना कि यह अवतल है या उत्तल है, इसके बाद ही कुछ आगे बढ़ना। तो देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी तो हम सबसे पहले एग्जाम में बड़े अच्छे से लिखेंगे, दिया गया है कि, ठीक ना, दिया गया है कि फोकस दूरी को हम लिखेंगे f से, ठीक ना, -20। क्यों होगा -20? क्योंकि यह अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में बाईं ओर फोकस दूरी होता है तो -20 होगा, ठीक ना। वो एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी है। अब हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु को P से हम क्या करते हैं, ओरिजिन करते हैं, ठीक है, मापते हैं, तो वस्तु दूरी भी क्या हो जाएगी, -30 हो जाएगी। और हमने जानते ही है कि अवतल हो या उत्तल वस्तु दूरी क्या होगी, -30 हो जाएगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी प्रतिबिंब दूरी हमको निकालना है। तो देखिए हम आपको एक सूत्र नहीं अभी तक बताए हैं, नहीं बताए। देखिए एक होता है दर्पण सूत्र, एक कहाँ होता है मेरे भाई, एक होता है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र जो होता है 1/v + 1/u = 1/f। जी हाँ दोस्तों, इसी आधार पे न्यूमेरिकल बनता है, इसलिए इस वाले चीज को आप याद कर लेंगे। और यह एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, आपके पिछले एग्जाम में भी पूछा जा चुका था और उससे पिछली बार भी पूछा जा चुका था कि दर्पण सूत्र निम्न में से कौन है, या ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक ना, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए आगे जानते हैं कि इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो हम लगाएंगे सूत्र से और उसके बाद मान बैठाएंगे 1/v 1/u 1/f। यहाँ पे दर्पण सूत्र से लिख लीजिएगा, ठीक ना, दर्पण सूत्र से, ठीक है। और उसके बाद 1/v का मान निकालना है तो 1/v और 1u -30 यानी u का मान -30 है और 1/f यानी -20। अब देखो 1/v को 1/v रहने देंगे, माइनस हो जाएगा तो ये चला जाएगा 1 - -20 और ये माइनस है तो उधर प्लस जाएगा 1/30। बोलो इतना बात समझ में आता है? तो आप 1/v और 30-20 का एलसीएम लोगे, 60, 20 या 60 यानी -30 और प्लस 2 1/v और यह जो हो जाएगा -1/60 और क्रॉस मल्टीप्लाई v बराबर 60, यह माइनस भी होगा, v बराबर -60 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब दूरी जो होगी, यहाँ पे ऊपर में लिख देता हूँ क्या, v बराबर जो होगी, v बराबर
वह क्या हो जाएगी, माइनस भी बराबर 60 सेंटीमीटर, यानी भी बराबर जो हो जाएगी वह 60 सेंटीमीटर हम कह सकते हैं। यानी प्रतिबिंब क्या भी हो जाएगी, वह जो हो जाएगी प्रतिबिंब आपको दर्पण के सामने बनेगी। और यहाँ हमें पता चलता है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगी, क्योंकि यहाँ क्या लगा है, माइनस लगा है। और माइनस जब भी लगेगा तो आप ऐसे समझना कि वह प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमने बना लिया, एक न्यूमेरिकल। हम कुल मिला के 5 न्यूमेरिकल बनाएंगे और 5 अलग अलग क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक ना। अब देखो एक क्वेश्चन और है कि एक अवतल दर्पण में 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है तथा उसका आकार 3 सेंटीमीटर है। दर्पण का फोकस दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी निकालिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार और बहुत ही जानदार क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। ठीक है, प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और रियल है। वास्तविक और क्या है, रियल है। भाई वास्तविक हो गया तो रियल तो है ही, वास्तविक और उल्टा है। ठीक है ना, वास्तविक और उल्टा है तथा उसका आकार 3 सेंटीमीटर है। दर्पण की फोकस दूरी से प्रतिबिंब दूरी निकालिए तथा प्रतिबिंब दूरी निकालिए। दर्पण से दूरी निकाले। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। सबसे पहले एक अवतल दर्पण है, 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर एक वस्तु ऊंची रखी गई है। तो सबसे पहले दिया गया है कि हमें लिखना पड़ेगा, दिया गया है कि, ठीक है, वस्तु दूरी यानी u बराबर -32 हो जाएगा। ये बात तो हमको पहले ही समझ में आती है कि वस्तु दूरी है। अब देखो 2 सेंटीमीटर ऊंची, अब यहाँ पे हाइट दिया गया है, हाइट दिया गया है कि 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि अवतल दर्पण में वस्तु हमेशा ऊपर की ओर होता है, यानी इसका हाइट जो हो जाएगा किसका, एक वस्तु का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वह 2 सेंटीमीटर हो जाएगा प्लस में। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आता है। प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। जो प्रतिबिंब है वह कैसा है मेरे भाई, तो वह प्रतिबिंब जो है वह अवतल दर्पण के सामने बनता है। तो उसका आकार 3 सेंटीमीटर है और उसका आकार 3 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे एक चीज और दिया गया है कि हाइट और इमेज, यह जो प्रतिबिंब का जो साइज है वह 3 सेंटीमीटर है, लेकिन वह माइनस में होगा क्योंकि प्रतिबिंब नीचे की ओर बनता है। तब हमें बताना है कि दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी और प्रतिबिंब दूरी क्या होगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एक आवर्धन का सूत्र लगाएंगे, क्या, h वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक ना। तो अब हम लिखेंगे h1/2 और -3। बताओ हाँ या ना, इतना बात समझ में आ रहा है या नहीं। -3/2, ठीक है, आवर्धन तथा उसका आकार 3 सेंटीमीटर है। तो दर्पण की फोकस दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी निकाले। तो हम सबसे पहले प्रतिबिंब दूरी निकाल लेते हैं, आवर्धन निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा -3/2, तो ये -2/3 हो जाएगा। तो आवर्धन हम मान लो कि यही है। तो एक आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर -v/2। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे -2/3 और यहाँ पे लिखेंगे -v और
कहाँ लिखेंगे भाई, u, तो u का मान -32 है, तो इसलिए माइनस से माइनस गया, और v3 भी बराबर यानी 32 गुना 64 हो जाएगा, और v का मान जो हो जाएगा मेरे भाई वह जो हो जाएगा -64/3 आ जाएगा। बताओ इतना बात समझ में आ रहा है या नहीं। दर्पण के सामने 48 सेंटीमीटर की दूरी पर है 6, 4, 10। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ कंफ्यूजन हो गया कि यहाँ पर इससे पहले भी मैंने आपको बता रखा था कि वहाँ पे एक चीज़ सुधार कर लेना, बाकी बात तो सही थे, बस एक चीज़ गड़बड़ हो गई कि मैंने बोल दिया प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यह क्या है, यह सही नहीं है। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऊपर में क्या आएगा, प्रतिबिंब आएगा, और नीचे में जो होगा वह आपका वस्तु का ऊंचाई होगा। जी हाँ दोस्तों, नीचे में आपका क्या होगा, वस्तु का ऊंचाई होगा, और इस तरीके से हम कह सकते हैं हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ दोस्तों हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वहीं यहाँ पे आप वहाँ उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर आगे चलते हैं कि एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु लिखी गई है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वह 2 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मार्कर, हाँ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर है, और वास्तविक और उल्टा है, तथा हाइट ऑफ इमेज 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वस्तु जो होगी वो तो पॉजिटिव होगी, ऊपर में है वस्तु, प्रतिबिंब नीचे है, तो इसलिए माइनस हो जाएगा। और हम यहाँ पे आप निकाल सकते हैं -h/1 h/ऑफ, पहले प्रतिबिंब ऊपर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे -3/2 होगा, तो यह -1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। आवर्धन इस तरह से हमारा 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम निकालेंगे m बराबर -v/u, और यहाँ पे आवर्धन -1.5 है, और -v, और u का मान है -32, और इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे -v का मान निकालेंगे, -10 इंटू -32, यहाँ माइनस से प्लस हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, 32 पंचे 160, और 32 16 48, यानी भी का मान जो आ जाएगा -48 सेंटीमीटर प्रतिबिंब दूरी, इसका आंसर आ जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है तो बताओ हम आगे बढ़ते हैं। या दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब फोकस दूरी निकालेंगे, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और 1/f का मान 1/f रहने देंगे, v का मान 48 हो गया, और यह 1/32 16, और यहाँ पर 48 निकाल दो सीधा, 48 से कम 16 या 48 और 32, तो 48 दूना 96, यानी 48 32 का जब एलसीएम लोगे तो 48 दूना 96, 48 दूना और 32 किया, यानी -1/96, और यहाँ फोकस दूरी जो होगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा कि 48 ये हो गया, प्रतिबिंब ये हो गया, ठीक है, 1/v ये भी सही है, 48 दूना 96 ये भी सही है, तो फोकस दूरी 1/96 -1, और कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा है कि 3 1/u का मान तो -32 दे रखा है, और प्रतिबिंब, हाँ गड़बड़ तो यहाँ पे हुई है, क्योंकि यहाँ पे -48 होगा, प्रतिबिंब तो -48 दिया है ना, तो -48 और -32 का जब एलसीएम लेंगे तो 96 आएगा, और यह माइनस जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, मुझे लग रहा है, इसलिए मैंने पूछ लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे -5 हो जाएगा, और -5 जब हो जाएगा तब हम यहाँ पे 1/f होगा, और 1/f के बाद 1/f, और यहाँ 96/-5 हो जाएगा, तब हम लिख सकते हैं 19 25 95 दूना 10, यानी -19.2। इस तरीके से आपका इस नंबर का आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये भी नॉमेरिकल क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, और उसके बाद एक और क्या बनाते हैं, नॉमेरिकल बनाते हैं, और फिर उसके बाद हम इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे, क्योंकि सारे टाइप बेस टाइप हमने क्वेश्चन बना लिए हैं, ठीक है।
वैसे इतना हार्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है ना। न्यूमेरिकल कभी कभी पूछ देता है, वैसे नहीं पूछता है। अब देखिए एक क्वेश्चन और है। एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 4 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इतना बात समझ में आ रहा है तो बोलो हम आगे बढ़ते हैं। प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक है। इतना बात आ रहा है आपको समझ में। तो देखिए सबसे पहले हम वहाँ पे आप दिया गया है कि नहीं वो आप बाद में लिख लेना। एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की वस्तु पर, यानी u बराबर -10 हो जाएगा क्योंकि ये अवतल दर्पण है। 4 गुना आवर्धित और वास्तविक। देखिए एक चीज़ यहाँ पे और इम्पोर्टेंट है कि जब भी आपको ये गुना वगैरह जो सिस्टम है, तो ये जो गुना बड़ा आवर्धित जो होगा, कभी छोटा होगा, तो वो क्या होता है, वो आवर्धन होता है, वही आवर्धन होता है। तो यहाँ पे आवर्धन है, आवर्धन m बराबर जो हो जाएगा वो हम -4 हो जाएगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जब वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा और वह कहेगा आवर्धित, तब वह वास्तविक और प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो आवर्धन जो हो जाएगा वो कैसा होगा, माइनस में। जब काल्पनिक की बात की जाए तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो m बराबर यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला लगा दीजिए, -b बराबर u, और यहाँ पे -4 और -b का मान -b रहने दीजिए, यहाँ पे -10 और यहाँ पर -10 और -40, यानी क्या हो जाएंगे +40, और यहाँ -v का मान जो हो जाएगा वो -40 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी प्रतिबिंब जो हो जाएगा वो 40 सेंटीमीटर के दूरी पे बनेगा। बताओ इतना बात आपको समझ में आ रहा है या नहीं। आप बोलोगे हाँ भाई समझ में आ रहा है। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। 5 मीटर ये अवतल दर्पण का था, एक उत्तल दर्पण का कर लेते हैं। उत्तल दर्पण का भी 2 प्रतिबिंब कर लेते हैं, 3 तो हम अवतल दर्पण का करते और 1-2 अवतल दर्पण का भी कर लेते हैं, ठीक है ना। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है। इस दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखते हैं। इस दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु स्थित है, ठीक ना। स्थित है, अरे भाई स्थित है। अब देखिए उसके आगे हम बढ़ते हैं कि इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और आगे कुछ और भी कहता है, यह भी बताएं कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वास्तविक या आभासी। यह वास्तविक होगा या आभासी होगा, ये भी आपको बताना है, यह वास्तविक होगा या आभासी, ठीक है ना। तो वो भी हम जान लेते हैं। यहाँ पे पहले प्रतिबिंब पूछा है तो 1/v + 1/u बराबर 1/f, यहाँ पर सूत्र लगा दीजिए। और सबसे पहले फोकस पूछा है तो फोकस जो हो जाएगा 1/1.5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फोकस जो होगा हमेशा प्लस में होगा उत्तल दर्पण में। और यहाँ पे वस्तु दे रखा है कि एक वस्तु स्थित है 5 सेंटीमीटर, तो यह -5 हो जाएगी, क्योंकि वस्तु हमेशा माइनस में होता है, चाहे वस्तु दर्पण अवतल हो या उत्तल। 1/v और 1/1.5 और प्लस 1/5 और 5.5 का जब एलसीएम लोगे तब कितना हो जाएगा मेरे भाई,
जब 5 और 1.5 का जब एलसीएम लोगे तो 3 पचे 15, 3 एकम 2 5, ये भी सही है। 1.5 और 50 25, 5 एकम 2 7, मान लो 7.5 ही ले लो, इसका एलसीएम 7.5 होगा, ठीक है ना। तो 1.5 पचे यानी 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 25 यानी हाँ माइनस 6.5, 6.5, और ये जो हो जाएगा आपका 75, ठीक है। इधर से ये गया 10, 13 पचे 65, 15, ठीक है, दाहिने 150 यानी 150 यानी 13/150। बताओ इतना बात समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद 150/13 भी, यानी भी बराबर 1300 1/, ठीक है। भाई ये 7.5 ही है ना, आप कुछ भी बना देंगे, ये 7.5 ही है, ठीक है। ये 7.5 है, 10 से 10 गया और ये 15 आ गया, ठीक है ना। यानी v/15, 15/13 भी, 15/13, 13 एकम 13, 2, 13 एकम 13, 7, 13 छठ और 13 पचे 65, ठीक है। इस तरीके से आपका जो हो जाएगा आंसर, जो प्रतिबिंब होगा इतनी दूरी पर बनेगा। और देखिए यह जैसा कि आप देख सकते हैं प्रतिबिंब प्लस में आया है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है। इस तरीके से आप देखा जाए तो हम अवतल और उत्तल दर्पण दोनों में हम क्या बना लिए, अपना पूरा अच्छे से पूरा इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन में। तत्काल के लिए बाय।